दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि सफलता और कामयाबी हासिल करना जितना मुश्किल काम होता है, उसे संभाल कर रख पाना भी उससे कहीं ज़्यादा कठिन माना जाता है। क्योंकि जब किसी इंसान को अपनी काबिलियत पर ज़रूरत से ज़्यादा घमंड हो जाता है और वह फिल्मी जगत की अंदरूनी राजनीति में उलझ जाता है, तो बड़े से बड़ा सूरमा भी अर्श से फर्श पर आ गिरता है। भारतीय संगीत में एक ऐसा ही नाम हुआ जिसे कभी बॉलीवुड का दूसरा मोहम्मद रफ़ी और सुरों का जादूगर कहा जाता था, लेकिन उसने अपने तीखे तेवर, विवादित बयानों और बड़ी हस्तियों से पंगा लेने के कारण आज वह अचानक मुख्य धारा के सिनेमा से कहीं ओझल हो गया। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मशहूर गायक सोनू निगम की। आज की इस खास वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आखिर बेमिसाल टैलेंट और गॉड गिफ्टेड हुनर होने के बावजूद सोनू निगम का कैरियर अचानक उस ऊंचाई से नीचे कैसे गिर गया और आज वे बॉलीवुड की चमक दमक से दूर कैसे होते जा रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त लवकुश और आप देख रहे हैं डेली फ्लो। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई 1973 को हरियाणा के फरीदाबाद शहर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। संगीत उन्हें अपने पिता अगम कुमार निगम से विरासत में मिला। सोनू निगम के पिता भी अपने जमाने के एक बेहतरीन गायक थे और उस दौर में वे शादी, विवाह व स्थानीय स्टेज शो में गाया करते थे। सोनू निगम जब महज 4 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता के साथ एक शादी समारोह में पहली बार मंच पर कदम रखा। वहां उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब का एक आइकॉनिक गाना क्या हुआ तेरा वादा इतनी सुरीली आवाज़ में गाया कि वहां मौजूद हर इंसान दंग रह गया। पिता अगम कुमार तुरंत समझ गए कि इस बच्चे के अंदर कुदरत की दी हुई एक अद्वितीय प्रतिभा है। इसके बाद वे सोनू निगम को अपने साथ लगभग हर शो में ले जाने लगे और धीरे धीरे बाप बेटे की ये जोड़ी स्थानीय आयोजनों में काफ़ी मशहूर हो गई। लेकिन सोनू निगम के पिता अगम कुमार का सपना बहुत बड़ा था। वे भली भांति जानते थे कि छोटे मोटे कार्यक्रमों या शादियों में गाकर उनका बेटा प्लेबैक सिंगिंग के उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकता जहां पहुंचने का सपना हर एक गायक देखता है। उन्हें ये भी पता था कि एक बड़ा और ऑलराउंडर प्लेबैक सिंगर बनने के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना सबसे पहली और बुनियादी ज़रूरत होती है। इसलिए 90 के दशक की शुरुआत में ही जब सोनू करीब 18-19 साल के थे तो उनके पिता अगम कुमार अपना सब कुछ छोड़कर अपने बेटे सोनू को लेकर सपनों की नगरी मुंबई आ गए। मुंबई में आकर सोनू निगम ने मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब से संगीत की बारीकियां और कठिन रियाज की विधिवत शिक्षा ली, जिसने सोनू के गले को हर तरह के सुर लगाने में निपुण बना दिया। मुंबई के उस कठिन दौर में शुरुआती संघर्ष के बाद सोनू निगम की मुलाकात टी सीरीज के संस्थापक और संगीत की दुनिया के दिग्गज गुलशन कुमार से हुई। गुलशन कुमार नए टैलेंट को परखने में उस्ताद थे। जब उन्होंने सोनू निगम को मोहम्मद रफ़ी की कठिन गानों को पूरी ढाल और सुर में गाते देखा तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सोनू से कहा कि वे उन्हें एक बहुत बड़ा कलाकार बनाएंगे। गुलशन कुमार ने सोनू निगम को सबसे पहले टी सीरीज के मशहूर ट्रिब्यूट एल्बम रफ़ी की यादें बैक टू लाइफ में मौका दिया, जिसमें सोनू ने रफ़ी साहब के गानों को अपनी आवाज़ में गाकर पूरी इंडस्ट्री का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद साल 1990 के आसपास गुलशन कुमार जब फिल्म जन्म बना रहे थे तो उन्होंने सोनू निगम को पहला प्लेबैक सिंगिंग का मौका दिया, लेकिन बदकिस्मती से वह फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाई। इसके 2 साल बाद साल 1992 में टी सीरीज की फिल्म आज मेरी जान के माध्यम से उन्होंने हिंदी सिनेमा में पहला आधिकारिक कदम रखा और उनका पहला गाना बना ओ आसमान वाले। हालांकि जिस गाने ने सोनू निगम को रातों रात देश का सबसे चहेता सिंगर बना दिया, वह गाना आया था साल 1995 में आई टी सीरीज की फिल्म बेवफा सनम का। उस गाने का नाम था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। गुलशन कुमार अपने भाई किशन कुमार को लॉन्च करने के लिए ये फिल्म बना रहे थे और उसमें उदित नारायण तथा नितिन मुकेश जैसे उस दौर के दिग्गज सिंगरों के साथ सोनू निगम को भी गाने का मौका मिल गया। लेकिन सोनू निगम का गाया यह दर्दनाक गाना इतना सुपरहिट हुआ कि उन्होंने उस समय के स्थापित सिंगरों को भी पीछे छोड़ दिया। इसी साल 1995 में सोनू की किस्मत ने एक और बड़ा मोड़ लिया जब उन्हें टी सीरीज के ऐतिहासिक म्यूजिक रियलिटी शो सारे गामा को होस्ट करने का मौका मिल गया। सोनू निगम की सहज एंकरिंग, सुरीली आवाज़ और प्रतिभागी के साथ उनका दोस्ताना अंदाज भारत के हर घर में उनको लोकप्रिय बना गया। इसके बाद आया साल 1997 जब जेपी दत्ता की ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई। इसमें अनु मलिक के संगीत निर्देशन में सोनू निगम ने रूप कुमार राठौर के साथ मिलकर संदेशे आते हैं गाना गाया। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान ही हर किसी को ये लगने लगा था कि ये गाना आगे चलकर इतिहास रचने वाला है और करीब 10 मिनट लंबे इस देशभक्ति गाने ने सोनू निगम को भारतीय संगीत के सबसे बड़े सितारों में लाकर खड़ा कर दिया। 90 के दशक के अंत में इंडी पॉप और प्राइवेट एल्बम का जबरदस्त दौर था।
जहां हर बड़ा गायक अपने सोलो एल्बम निकाला करता था। सोनू निगम ने भी साल 1999 में टी सीरीज के बैनर तले अपना पर्सनल एल्बम दीवाना लॉन्च कर दिया, जिसके गानों और म्यूजिक वीडियो ने उस दौर के युवाओं के सिर चढ़कर बोलना शुरू कर दिया। इसके ठीक एक साल बाद सन 2000 में उनका दूसरा सोलो एल्बम जान रिलीज हुआ, जिसने लोकप्रियता के मामले में अपने पहले ही एल्बम दीवाना को भी पीछे छोड़ दिया। उस समय सोनू निगम का स्टारडम किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं था। देश विदेश में लड़कियां उनकी दीवानी थीं। उनके घर पर खून और लाल स्याही से लिखे लव लेटर्स की बाढ़ आने लगी। इसके बाद साल 2000 से लेकर साल 2000 तक का दौर सोनू निगम के कैरियर का सबसे स्वर्णिम दौर रहा। फिल्म कल हो ना हो के टाइटल सॉन्ग के लिए उन्हें भारत के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अग्निपथ का गाना अभी मुझ में कहीं, कभी खुशी कभी गम, तुमसे मिलके दिल का जो हाल है जैसे अनगिनत ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर गानों के लिए उन्हें दर्जनों बार फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया और वो इस अवार्ड के लिए लगातार कई वर्षों तक नॉमिनेट होते रहे। जो सोनू निगम कभी शादी विवाह में चंद रुपए के लिए गाना गाते थे, वे अब बॉलीवुड के सबसे महंगे सिंगर्स बन चुके थे और हर एक गाने के लिए लाखों रुपए की फीस वसूल रहे थे। सफलता के इस दौर में उन्होंने एक्टिंग में भी अपनी किस्मत आजमाई और जानी दुश्मन एक अनोखी कथा, काश आप हमारे होते जैसी फिल्मों में मुख्य अभिनेता के तौर पर काम किया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर इन फिल्मों ने कोई खास सफलता नहीं पाई और उन्होंने अपना पूरा ध्यान वापस गायन पर ही केंद्रित कर दिया। लेकिन कहते हैं जब इंसान की सफलता ऊंची चोटी पर पहुंच जाती है तो जरा सा अहंकार भी उसे उतनी ही तेजी से पतन की ओर ले जाता है और फिर सोनू निगम के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। लगातार मिलती सफलता और स्टारडम और इंडस्ट्री में अपनी एक छत्र बादशाहत के बाद सोनू निगम का स्वभाव काफी तीखा और अड़ियल होने लगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा पंगा उनका उसी टी सीरीज कंपनी के साथ हुआ जिसने उन्हें पहचान दी। गुलशन कुमार के निधन के बाद जब उनके बेटे भूषण कुमार ने टी सीरीज की कमान संभाली तो कॉपीराइट और रॉयल्टी के मुद्दे पर सोनू निगम का टी सीरीज से भयंकर विवाद हो गया। सोनू निगम ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोशल मीडिया पर टी सीरीज को म्यूजिक का माफिया तक कह दिया और भूषण कुमार के खिलाफ बेहद आक्रामक बयान दिया। बात इतनी बिगड़ गई कि भूषण कुमार की पत्नी दिव्या घोषला कुमार ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर सोनू निगम को एहसान फरामोश तक कह दिया और उन पर टी सीरीज का एहसान भूलने का आरोप लगाया। इस जंग के बाद टी सीरीज ने सोनू निगम को पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया। टी सीरीज के अलावा सोनू निगम की दुश्मनी बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान से भी हो गई। खबरों के मुताबिक फिल्म किक के एक गाने के दौरान री रिकॉर्डिंग और क्रेडिट्स को लेकर सोनू निगम और सलमान खान के बीच तीखी बहस हो गई। जब सोनू निगम को पता चला कि सलमान ने वह गाना अपनी खुद की आवाज या किसी अन्य सिंगर से डब कराकर रिलीज करा दिया तो सोनू निगम ने सोशल मीडिया पर इस पर काफी हंगामा मचाया। बाद में सलमान खान ने भी सार्वजनिक रूप से उन्हें जवाब दिया, जिससे सलमान कैंप और उनसे जुड़े प्रोड्यूसर्स ने सोनू निगम से दूरी बना ली। सोनू निगम के विवादों की लिस्ट अभी यहीं खत्म नहीं होती। सोनू निगम इंडस्ट्री के सबसे बड़े संगीतकारों से भी अपने रिश्ते खराब कर चुके हैं। जब ऑस्कर विजेता संगीतकार AR रहमान एक बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में सोनू निगम के पास गए तो सोनू निगम ने कुछ गानों को चीप या मामूली बताते हुए उनको गाने से साफ मना कर दिया और AR रहमान को भी ऐसे गीतों से दूर रहने की सलाह दे डाली। हद तो तब हो गई जब नेशनल टीवी पर इंटरव्यू में सोनू निगम ने AR रहमान के बनाए गानों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें 10 में से सिर्फ 2 नंबर दिए, जिससे AR रहमान के फैंस और पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री हैरान रह गई। ऐसा ही कुछ उन्होंने संगीतकार हिमेश रेशमिया के साथ भी किया। जब हिमेश रेशमिया अपने कैरियर के पीक पर सोनू निगम के पास एक गाना लेकर पहुंचे तो सोनू ने उसे गाने से इनकार कर दिया। रही सही कसर साल 2017 में पूरी हो गई जब सोनू निगम ने लाउड स्पीकर पर होने वाली अजान को लेकर सोशल मीडिया पर एक विवादित ट्वीट किया। इस ट्वीट के बाद देश भर में धार्मिक और सामाजिक स्तर पर भयंकर बवंडर खड़ा हो गया। पश्चिम बंगाल के एक मौलवी ने तो सोनू निगम का सिर मुड़वाने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा तक कर दी, जिसके जवाब में सोनू निगम ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर आलिम हकीम से अपना सिर मुड़वा लिया। इस पूरे धार्मिक सामाजिक विवाद ने उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। इन तमाम बेवजह के विवादों, दिग्गज म्यूजिक कंपनियों से बेमतलब के विवाद, बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स से दुश्मनी और अपने तीखे रवैये का नतीजा ये निकला कि बड़ी म्यूजिक कंपनी और फिल्म प्रोड्यूसर्स ने अनऑफिशियली सोनू निगम को काम देना पूरी तरह से बंद कर दिया। यहाँ तक कि अगर कोई म्यूजिक डायरेक्टर सोनू निगम से गाना गवाना भी चाहता तो कंपनी उस पर रोक लगा देती थी।
इसी दौरान म्यूजिक इंडस्ट्री में डिजिटल क्रांति आई और अरिजीत सिंह, आतिफ आलम, जुबिन नौटियाल, मोहित चौहान और बी प्राक जैसे नए बेहद प्रतिभाशाली और स्वभाव से बेहद विनम्र गायकों का दौर शुरू हुआ। इन नए सिंगरों ने निर्माताओं को सोनू निगम का एक से एक बढ़कर बेहतरीन सस्ता विकल्प दे दिया, जो बिना किसी नखरे या विवाद के काम करने को तैयार थे। परिणाम स्वरूप अरिजीत सिंह की सुरीली आवाज ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया और सोनू निगम धीरे धीरे हिंदी सिनेमा की मुख्य धारा से लगभग गायब हो गए। हालांकि बॉलीवुड से दूर होने के बावजूद सोनू निगम की आर्थिक स्थिति या शान शौकत पर कोई असर नहीं पड़ा। उनके पास आज भी मुंबई में एक से एक बढ़कर आलीशान बंगले हैं और दुबई जैसे महंगे शहरों में भी उनकी करोड़ों रुपए की संपत्ति मौजूद है। आज के समय में वे कन्नड़, मराठी, बंगाली और भोजपुरी जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में सुपरहिट गाने गा रहे हैं। विशेषकर कन्नड़ सिनेमा में वे आज भी सबसे बड़े गायकों में गिने जाते हैं। इसके अलावा वे देश विदेश में लगातार बड़े लाइव कॉन्सर्ट और स्टेज शो करते हैं, जिससे वे हर साल करोड़ों रुपए कमाते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कला और संगीत के क्षेत्र में उनके अतुलनीय योगदान को देखते हुए उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म श्री से भी सम्मानित किया है, जो ये साबित करता है कि उनका टैलेंट आज भी बेमिसाल है। दोस्तों, सोनू निगम की ये पूरी जीवन यात्रा हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है कि टैलेंट आपको सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंचा तो सकता है, लेकिन आपका व्यवहार, आपकी विनम्रता और आपका स्वभाव ही आपको उस शिखर पर बनाए रख सकता है। तो सोनू निगम की इस अनकही कहानी के बारे में आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के म्यूजिक माफियाओं ने उनके साथ गलत किया, या सोनू निगम के अपने तीखे तेवर ही उनके इस हाल के जिम्मेदार हैं? और सोनू निगम का कौन सा गाना आज भी आपको ऑल टाइम फेवरेट है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी और कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और आपके अपने चैनल डेली फ्लो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।